नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। पहाड़ों पर कम हुआ हिमपात, लेकिन मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी। कश्मीर में हवाई और रेल सेवा बहाल। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग खुला। फंसे हुए वाहन निकाले गए। दिल्ली में सामान्य से 2 डिग्री नीचे रहा तापमान। मैदानी इलाकों में शीतलहर के साथ कोहरा होने की संभावना है। अब आप देखते हैं मौसम बदल रहा है, तो उसी की बातें हो रही हैं। समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है संविधान। ये कौन कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं। गौरव की बात कहा, यह भारत का संविधान ही है और जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। मन की बात में पीएम का संदेश, महाकुंभ से एकता का संकल्प लेकर आए वापस। समाज में विभाजन और विद्वेष के भाव को नष्ट करने का भी संकल्प लें। और बढ़ते भारत की बात, भारतीय संस्कृति का प्रकाश दुनिया के कोने कोने में फैल रहा है। मिस्र के बच्चों ने भारतीय संस्कृति पर आधारित पेंटिंग्स बनाई। इनमें ताजमहल की एक शानदार पेंटिंग्स 13 साल की दिव्यांग बच्ची ने अपने मुंह से बनाई है। और कुछ सप्ताह पहले मिस्र के करीब 23,000 विद्यार्थियों ने एक चित्रकला प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। वहां उन्हें भारत की संस्कृति दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को बताने वाली पेंटिंग्स तैयार करनी थी। दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल को सीखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले महीने के आखिर में फिजी में भारत सरकार के सहयोग से तमिल शिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। फिजी में तमिल के प्रशिक्षित शिक्षक इस भाषा को सिखा रहे हैं। वास्तव में एक अनूठा ओलंपिक शुरू हुआ। जो बस्तर कभी माओवाद हिंसा का गवाह रहा, वहां ओलंपिक में 7 जिलों के 1,65,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। और आप देखिए 90% कैंसर मरीजों को आयुष्मान भारत में मिला समय पर इलाज। ये हमारे प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं मन की बात में। देश में पहली बार होने जा रही है वेब्स समिट। पीएम मोदी ने मनोरंजन, एनिमेशन और कला क्षेत्र पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि भारत की रचनात्मक प्रतिभा को दुनिया के सामने रखने का एक बहुत बड़ा अवसर है। अगले साल हमारे देश में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो वीडियो इंटरटेनमेंट समिट यानी कि वेब्स समिट का आयोजन होने वाला है। वेब समिट आप देखेंगे कि समिट में दुनिया भर के मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दिग्गज क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग भारत आएंगे। और यह समिट भारत को ग्लोबल कंटेंट क्रिएशन का हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बच्चों में लोकप्रिय एनिमेशन सीरीज केटीवी यानी कृष्ण तृष्ण और वाल्टी वाई के बारे में भी चर्चा की है। कहा कि केटीवी भारत है और यह दूसरा सीजन भी आ गया है। ये एनिमेशन कैरेक्टर हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन नायक नायिकाओं के बारे में बताते हैं जिनकी ज्यादा चर्चा नहीं होती है। तो आप लोगों से एक मेरा सवाल है, मन की बात प्रधानमंत्री साहब ने कब शुरुआत की थी? पहला एपिसोड कब शुरू होता है? ये आप लोग नीचे बताइए। देखिए संविधान की बात करें या आजादी की बात करें, 3 डेटें आपको याद रखना। 15 अगस्त को आप लोग आजादी का दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था। फिर आप देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 में कुछ प्रावधानों के साथ आपका संविधान आ चुका था, अंगीकृत हो चुका था। तो 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से संविधान लागू हो चुका था और 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। सियांग परियोजना चीन से बाढ़ का खतरा भी करेगी कम, पेमा खांडू कह रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि केंद्र सरकार 1.13 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना शुरू करेगी। और इसका सबसे बड़ा कूटनीतिक फायदा यह है कि अगर बाढ़ लाने के इरादे से चीन ने नदी में अतिरिक्त जल छोड़ा तो भारत के लिए उसका खतरा बहुत कम हो जाएगा। देख लीजिए, ये ईटानगर की बात हो रही अरुणाचल प्रदेश की, और यहीं के मुख्यमंत्री ना पेमा खांडू। और देखिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो भूटान से लगती है, चाइना से लगती है और म्यांमार से लगती है। राज्यों में असम, नागालैंड से लगती है। चाइना कहता है कि यह हमारा हिस्सा है। और इसे राज्य बनाया गया था कब? 20 फरवरी 1987 में। 21 जनवरी 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। विधानसभा में यहां आप देखेंगे क्या है, विधानसभा में कितनी सीटें हैं बताइए? 60 सीटें हैं। राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 83,743 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है अरुणाचल प्रदेश। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज।
तो पटना के जेपी गोलंबर पर रविवार देर शाम बैरिकेडिंग तोड़ मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने की कोशिश करे बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अभ्यर्थियों पर पानी की बौछार की गई। पुलिस कार्रवाई में 8 छात्र जख्मी हुए हुए। अब देखें, नीतीश कुमार तो नौकरी मांगने नहीं जाते हैं, उन्हें तो कुर्सी से प्यार है। और आप देखते हैं कि बाकी राजनीति खूब होती है। अब मैंने कहा ना कि जैसे तैसे पेपर फॉर्म भरे जाते हैं, फिर फॉर्म भरते हैं तो मालूम चलता है पेपर लीक हो गया। फिर छात्र आंदोलन करते हैं तो उन्हें लाठी खानी पड़ती है। फिर मालूम चला कि वो आयोग कह देता है हम नहीं भैया कर रहे, वो रद्द नहीं करेंगे, हो गया, अच्छा हुआ जो हुआ। क्या कहें हम इसमें। बिहार देखिए, इसकी राजधानी पटना है, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। नीतीश कुमार क्या है, मुख्यमंत्री, और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें, लोकसभा में 40 सीटें। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका बिहार। और देखिए, नेताओं के बच्चे तो पढ़ नहीं रहे, वो तो तैयारी कर नहीं रहे, तो उन्हें दर्द कहाँ अनुभव होगा। मैं वही तो कहता हूँ कि ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, अगर सच में है तो वो ऐसा करे कि जो यहाँ के चुनाव है ना, नेताओं को तब फर्क पड़ेगा जैसे तैसे चुनाव हो रहा है, हो ही नहीं रहा है। फिर मालूम चला कि वो पेपर चुनाव में धांधली हो गई, फिर मालूम चला कोर्ट में चला गया मामला। इस तरह से सालों लग जाए उसमें चुनाव में, और तब मालूम चले इन नेताओं को कि राजनीति क्या होती है और छात्रों की हकीकत में समस्याएं क्या होती हैं। तो यह छात्रों की ना तो उन्हें समस्याएं दिखाई देती हैं और न किसानों की समस्याएं दिखाई देती हैं। बांग्लादेशी छात्र का मुजीब का संविधान दफन करने का ऐलान। बांग्लादेश में छात्रों में भेदभाव विरोधी आंदोलन को लेकर बांग्लादेशी मुजीबुर रहमान ने कि 1972 के संविधान को दफन करने की मांग की गई है। विद्रोही छात्रों ने संविधान को आगामी 31 दिसंबर को खत्म करने की घोषणा की है। उनका आरोप है कि मुजीबुर रहमान के इसी चार्टर की वजह से भारत की उनके देश के प्रति इतनी आक्रामकता है। और एक बात बता दूं आपको, देखिए, अब सोचिए, यहाँ की जो पिता हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके ऊपर आप देखते हैं इस तरह की बातें चल रही, उन्हें उनकी तस्वीरों को तोड़ा जा रहा है, तो समझ सकते हैं क्या हाल होगा। ये बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। सिख पीएम के अपमान की बात पर हरदीप ने राहुल को दिलाई 1984 के दंगे की याद। हमारे बीच अब आप देखते हैं कि नहीं रहे ना मनमोहन सिंह, 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री भी रहे 1991 से 96 तक, हमारे आरबीआई के गवर्नर भी रहे। 1984 में जो दंगे हुए थे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, उन्हीं की बात कर रहे हैं। जनवरी से बढ़ सकती है डीएपी उर्वरक की कीमत। खेती में यूरिया के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली खाद है डीएपी का मूल्य अगले महीने बढ़ सकता है। किसानों को अभी 50 किलो की बोरी 1350 रुपए में मिल रही है, इसमें 200 रुपए तक की वृद्धि हो सकती है। अनशन कर रहे ढल्लेवाल के समर्थन में आज पंजाब बंद। ये आप देखते हैं, खनौरी सीमा पर 34 दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं किसान। नेता जगदीश सिंह ढल्लेवाल के समर्थन में किसानों ने सोमवार को पंजाब बंद की घोषणा की है। किसान नेताओं ने केंद्र पर आंदोलन को दबाने का प्रयास करने का आरोप भी लगाया। अब सोचिए, 34 दिन से वो भूख हड़ताल कर रहा है किसान, और आप सोचिए कि उनसे मिलने तक का टाइम नहीं है, आप मिल भी नहीं, जान से आप खेल रहे हैं। और ये हकीकत है, जग जाहिर है कि हमारे देश में किसानों की समस्याएं हैं। एमएसपी पर ना के बराबर फसलें खरीदी जाती हैं, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार अभी तक ना तो विपक्ष का कोई बड़ा नेता मिलने गया। और मैं कहता हूं कि समझौता करके बात करके निपटाया जा सकता है, जान बचाई जा सकती है। लैंडिंग गियर में खराबी से दक्षिण कोरियाई विमान दुर्घटनाग्रस्त 179 की मौत हो गई। आजकल आप देखते हैं कि विमान दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं। यूक्रेन की बीएफसी से मेलबर्न की एमसीजी तक की खुशी। एक युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसी थी नीतीश रेड्डी की बहन तेजस्वी मेलबर्न मैच देखने पहुंची। तेजस्वी ने बताया कि ऑपरेशन गंगा के जरिए यूक्रेन से भारत आई थी वो। नीतीश के शतक से भारत ने बचा लिया ना फॉलो ऑन। बिहार में मानदेय पर रखे गए धर्म प्रचारक कारा रहे मतांतरण। बांका में रांची पाकुड़ से आकर धर्म प्रचारक कर रहा है मतांतरण का खेल। प्रत्येक रविवार को चर्च में प्रार्थना सभा में लोगों को बनाया जा रहा है ईसाई। धर्म परिवर्तन की बात हो रही है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। अब देखिए, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की बात हो रही है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। यहाँ विधानसभा के चुनाव हैं तो सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं राजनीति की यहाँ, और एक दूसरे पर आरोप शुरू हो चुका है। वो वोट कटवाने की बात कह रहे हैं, वो कुछ और बातें कह रहे हैं। अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 साल। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र
18 साल हो चुके तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। खराब सैनी की हवा में मनाने को मजबूर होंगे नववर्ष का जश्न। अब दिल्ली की तो जहरीली हवा के बारे में आप लोग सुनते ही रहते होंगे। एम्स ने की दिल्ली में स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली बनाने की संस्तुति। दिल्ली में सरकारी अस्पतालों की खराब स्थिति पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को दी गई जानकारी। कोर्ट ने कहा कि स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली को लेकर एनआईसी व सीडेक प्रेजेंटेशन पेश करें। भारतीय रेलवे अपने प्रमुख मार्गों को कवच 4.0 से लैस करने की तैयारी है। एक तरह से आप देखते हैं कि क्या ये ट्रेन दुर्घटना होती है थी ना, उन्हीं को बचाने के लिए एक तरह से, ठीक है। ये आप देखते हैं, यह दुर्घटनाओं को रोकने और ट्रेनों के सुचारू संचालन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। क्या कवच 4.0। और इसमें आप देखते हैं कि परीक्षण के दौरान कवच ने बिना ड्राइवर की मदद से लाल सिग्नल से 50 मीटर की सुरक्षित दूरी पर ट्रेन को रोक दिया और एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए मिली 6 लाख से अधिक आवेदन। इंटर्न को प्रति माह दी जाएगी 5,000 रुपए की वित्तीय मदद। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का लक्ष्य रखा गया है ना। 2024-25 में इंटर्नशिप के 1.25 लाख अवसर हैं। और ये आप देखते हैं कि इसका योजना का पायलट प्रोजेक्ट 3 अक्टूबर को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 2024-25 के दौरान इंटर्नशिप के 1.25 लाख अवसर प्रदान किए गए। कॉर्पोरेट मामलों से मंत्रालय की ओर से आज इस संबंध में एक बयान भी जारी किया गया, उसी की बात हो रही है। और योजना की घोषणा 2024 के केंद्रीय बजट में की गई थी, जिसका मकसद अगले 5 वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर देना। एक तरह से इसरो आज लॉन्च करेगा स्पेसएक्स मिशन। इसरो ने भारत के स्पेसएक्स मिशन को लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सोमवार रात 9:58 बजे 2 छोटे अंतरिक्षयानों को पीएसएलवी C-60 रॉकेट से एक साथ विक्षेपित किया जाएगा। इसरो के अधिकारी ने बताया कि पीएसएलवी C-60 स्पेसएक्स मिशन की लॉन्चिंग की उल्टी गिनती रविवार रात 9 बजे शुरू हो गई थी और मिशन में सफलता के साथ ही भारत, अमेरिका, रूस, चीन के बाद अंतरिक्ष डॉकिंग प्रौद्योगिकी में सक्षम दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह मिशन अंतरिक्ष डॉकिंग में महारत हासिल करने में सक्षम देशों की सूची में भारत को स्थान दिलाएगा। यह प्रौद्योगिकी भारत के महत्वाकांक्षी मिशनों जैसे चंद्रमा से नमूने वापस लाने, भारतीय अंतरिक्ष केंद्र BAS के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के 2 छोटे अंतरिक्षयानों चेजर और टारगेट को 476 किलोमीटर का गोलाकार कक्षा में स्थापित करेगा। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट जनवरी के पहले सप्ताह में किया जाएगा और मिशन का प्राथमिक उद्देश्य 2 अंतरिक्षयान चेजर और टारगेट के डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए आवश्यक तकनीक को प्रदर्शित करना है। इसरो हमारी क्या है? अंतरिक्ष एजेंसी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, कर्नाटक में। लोकसभा चुनाव में विदेश में रह रहे भारतीयों ने नहीं दिखाया उत्साह। 1.2 लाख पंजीकृत ओवरसीज इलेक्टर्स में से सिर्फ 2,958 ने डाले वोट। 2,958 ने भारत आकर लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 1885 गुजरात के ओवरसीज वोटरों में से सिर्फ 2 ने किया मतदान। ये आप देखिए, भारतीय वहां रहते हैं उन्हीं की। और बहुत सारे सोचते हैं कि कौन जाए भाई, रहने दीजिए ना। और देखिए, लोकसभा की बात करें तो आप सभी जानते हैं 543 सीटें हैं लोकसभा में। केरल में 19 अधिकारों का प्रयोग किया जो मुझे सौंपा गया था। ये आरिफ मोहम्मद खान कह रहे हैं, ये केरल के राज्यपाल थे ना पहले। डिजिटल शिक्षा और महिला सुरक्षा में मददगार रहा स्मार्ट सिटी मिशन। IIM बेंगलोर के अध्ययन में दावा, मिशन के कारण अपराध दर में 15% की आई कमी। 93 स्मार्ट शहरों में लगाए गए 59,802 से अधिक CCTV कैमरे और आपातकालीन बॉक्स। अच्छी बात है।
ये आप देखिए सीएम हेमंत के निर्देश पर आप देखते हैं कि सक्रिय अधिकारी शुरू हुई श्रमिकों की वापसी। झारखंड के 47 श्रमिक में से 11 श्रमिकों को सुरक्षित आप देखते वापस करवा लिया। कैमरून में फंसे थे ना ये। गृह मंत्रालय के पास बांग्लादेशी घुसपैठियों का नहीं है डाटा। सूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में किया गया स्पष्ट, राज्य यूटी या फिर आप्रवासन ब्यूरो के पास हो सकता है डाटा। मैंने कहा ना कि राजनीति होती है ना, तो आप देखते हैं सीरियसली इस तरह की घुसपैठ को लेकर केंद्र सरकार है और ना ही राज्य सरकारें देखने को मिलती हैं। कोई जानकारी तक नहीं है कि भारत में कितने घुसपैठिए आ चुके हैं, बाहर से कितने अवैध तरीके से आ चुके हैं। राजस्थान में 9 जिले व 3 संभाग खत्म किए गए ना, उसी का लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये है राजस्थान, जयपुर इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। और इसकी सीमा अगर आप देखें तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। हरिभाऊ किशन राव बागड़े यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। और इस क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश का नंबर आता है, तीसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र आता है। देश भर में पहली बार होगी पर्वतीय जल स्रोतों की गणना। डिजिटल गणना के जरिए धरातल पर जल संसाधनों की वास्तविक तस्वीर होगी स्पष्ट। हरियाणा में तालाब, जोड़ व झरनों की डिजिटल गणना करेंगे ग्राम सचिव और पटवारी। 15% जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की आबादी निर्भर है पर्वतीय जल स्रोतों पर। 2023-24 में के संदर्भ वर्ष के साथ संपूर्ण डिजिटल प्रणाली में पूरे भारत में जल स्रोतों की गणना करवाने का फैसला है। ये राजनीति की बातें हैं पूरी। और आप देखिए कि मनमोहन सिंह की डेथ पर भी राजनीति हुई, को उनके जो संग्रहालय बनाने की बात हो रही है उस पर भी आप देखते हैं कि राजनीति हुई। मनमोहन सरकार में बने राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर सिर्फ वाजपेयी की हुई अंत्येष्टि। और ये आप देखिए संजय गांधी की समाधि के बगल में बन सकता है शक्ति मनमोहन सिंह की समाधि। ये सब आप देख ही रहे हैं। ये आतंकी संगठन है अंसारुल्लाह बंगला टीम। एबीटी की मदद से पूर्वोत्तर में आतंकी गतिविधियां शुरू करना चाहते हैं आईएसआई। ये आप देख सकते हैं। ये क्या है कि हमारे पड़ोसी जितने भी देश हैं अशांति फैलाने की कोशिश करते ही रहते हैं। फिलहाल जंगल में नहीं छोड़े जाएंगे चीते। और चीते ये कूनो नेशनल पार्क में लाए गए थे ना, दक्षिण अफ्रीका से, नामीबिया से, उन्हीं की बात हो रही। दुश्मन बाहरी हो या आंतरिक, उन पर पैनी नजर रखें, हमारे रक्षा मंत्री कह रहे हैं। संभल की खेतापुर गांव में अब मिली सुरंग होगी खुदाई। इसकी संभल तक सुरंग होने की चर्चा। तहसीलदार ने किया निरीक्षण। खेतापुर गांव में हुआ था पृथ्वी राज्य का आला उदल से युद्ध। मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं ना, अब देखें संभल है उत्तर प्रदेश में, यहाँ भी खूब हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बातें होने लगी हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह के मुद्दों पर? अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। ये देखिए उत्तर प्रदेश से लखनऊ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद जिसमें 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें हैं। 2,43,286 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल देखने को मिल जाएंगे आपको। सजी सबरी ट्रेनें श्रद्धालुओं को पुकारेंगी, आओ चले महाकुंभ। ये आप सभी जानते हैं कि कहाँ बना, देखिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है। एक प्रयागराज इलाहाबाद के बारे में बात कर लीजिए, वहां महाकुंभ हो रहा है ना, तो वहीं की बातें हो रही हैं। ये महावीर न्यास समिति के सचिव आचार्य केशव कुणाल का निधन हो गया। सांस लेने में परेशानी होने पर अस्पताल में कराए गए थे ये भर्ती। योगी ने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को दिया महाकुंभ का निमंत्रण आने का। सनातन के आप देखते हैं 7 राष्ट्र धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं चाबी वाले बाबा। रामचरितमानस, संविधान और चाबी रखते हैं हाथ में। और लखनऊ से महाकुंभ आए, महीने भर रहेंगे संगम में, देख रहे हो आप लोग भैया।
बदायूं में पुरातन मंदिर के अवशेष बता पूजा शुरू हो चुकी है, देख लीजिए। जलवायु संकट से समाधान के लिए भारत की ओर देख रहा है विश्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख कह रहे हैं। आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केबी हेड के बारे इसके फाउंडर थे। एक पाटोत्सव में अयोध्या, काशी, प्रयागराज के 44 आचार्य कराएंगे पूजा अनुष्ठान। स्वरोजगार की शुरुआत से बढ़ रहा है समृद्धि का जायका। उत्तरकाशी की पुष्पा चौहान ने स्वयं सहायता समूह बना शुरू किया मसालों का काम। महिलाओं को बनाया स्वावलंबी। संप्रभुता पर संकट। भारत लंबे समय से आप देखिए घुसपैठ की समस्या से जूझ रहा है। एक घुसपैठियों देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज, कानून व्यवस्था के लिए खतरा बने हैं और अनुमान है कि 3 से 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी भारत में रह रहे हैं। आप सोचिए, अकेले बांग्लादेश की बात होती है कि 3 से 5 करोड़ यहाँ के लोग अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं और अनुमान है कि इसमें बीते कुछ वर्षों में से म्यांमार से आने वाले रोहिंग्याओं की समस्या को और अधिक गंभीर बना दिया। देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक बात है कि भारत में ही ऐसे सिंडिकेट सक्रिय हैं जो घुसपैठियों को भारत ला रहे हैं और उनका आधार और वोटर कार्ड मुहैया करा रहे हैं। हाल में दिल्ली पुलिस ने ऐसे ही सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। यह पता चला कि दिल्ली चुनाव से पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर आईडी का कार्ड धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने भी देश में घुसपैठियों की मौजूदगी को लेकर चिंता जता चुका है। केंद्र सरकार भी स्वीकार कर चुकी स्थिति चिंताजनक है। देश की संप्रभुता के लिए खतरा बन रही घुसपैठ को बढ़ावा दे रहे सिंडिकेट का उन्मूलन और घुसपैठ को रोकने के उपाय की पड़ताल आज का मुद्दा है। देखिए, आप नॉर्मल सी बातें सोचिए। अगर आप सोचिए करोड़ों लोग भारत में आ जाते हैं, अवैध तरीके से आते हैं, वो इजाजत लेके नहीं आते हैं, तो स्थिति तो बुरी होगी ही। और अभी तक क्या हो रहा है ये भी मालूम नहीं चल रहा है ना। कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, कितने को वापस भेजा है, ये भी तो मायने रखता है ना। तो इन्हें देख लेते हैं हम लोग। ऑपरेशन पुशबैक। ये आप देखिए, भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों को बाहर निकालने के लिए 1991 में तत्कालीन सरकार ने ऑपरेशन पुशबैक का खाका तैयार किया था। 132 बांग्लादेशी नागरिकों को दिल्ली की झुग्गियों से इकट्ठा कर बांग्लादेश से रिपोर्ट किया गया था। 1992 में ऑपरेशन पुश पुशबैक के तहत बांग्लादेश ने भारत सरकार से इस कदम को एक पक्षीय, अवैध और दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। बंगाल के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य से अवैध प्रवासियों को बाहर न कर देने की घोषणा की और नवंबर 1992 में भारत सरकार ने घरेलू अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से ऑपरेशन पुशबैक निलंबित किया। आप तो पहचान लेंगे, क्या बांग्लादेश उन लोगों को ले रहा है, ये भी तो मायने रखेगा। तस्करों का नेटवर्क। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तस्करों का नेटवर्क सक्रिय है। तस्करों ने घुसपैठ के लिए मुफीद इलाके के आपस में बांट रखे हैं। वे बांग्लादेशी नागरिकों से घुसपैठ कराने के लिए प्रति व्यक्ति 3,000 से 5,000 बांग्लादेशी टका लेते हैं। यह रकम इकट्ठा होती है और भारत बांग्लादेश की सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों और दलालों में बांटी जाती है। एक दलाल का कहना है कि भारत की सीमा पर तैनात सुरक्षा बल के उच्च अधिकारी के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अवैध घुसपैठ पर सीधा असर पड़ता है। और आप देखिए, 9,91,031 बांग्लादेशी वैध दस्तावेजों के साथ भारत आए और 1972 से 1997 के बीच लेकिन वापस नहीं गए। 2004 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने राज्यसभा में बताया था कि दिसंबर 2001 तक करीब 1.2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी देश में रह रहे थे। बाद में ये बयान वापस ले लिया गया था। 1015 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे घनी आबादी वाला देश है बांग्लादेश। 15,000 लड़कियां, महिलाएं तस्करी करके भारत लाई गई प्रति वर्ष। देख लीजिए, ये आप देखिए 1981 के बाद कुछ राज्यों में मुस्लिम जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। और हिंदू वृद्धि दर और मुस्लिम वृद्धि दर, जैसे आप देखते हैं कि भारत की अगर बात करें तो हिंदू वृद्धि दर 1971 से 81 में 24.2 थी और जो 2001 से 2011 में 17.75 रही। और मुस्लिम आबादी की बात करें तो 1971 से 81 में 30.8 थी, जो आप देखिए 2001 से 2011 में ये वृद्धि दर की बात हो रही 24.64 हुई। तो उसी की बात हो रही है। तो देखिए, असम में सबसे ज्यादा बढ़ी। ये 2011 में हिंदू वृद्धि दर कितनी रही है, 10.89, और यहाँ मुस्लिम वृद्धि दर रही है 29.59। देख सकते हैं आप लोग। झारखंड, इसमें आप देख लीजिए, ये झारखंड हिंदू वृद्धि दर रही है 2001 से 2011 के बीच 21.11 और मुस्लिम वृद्धि दर रही है 28.48। दशकों से जारी है घुसपैठियों का प्रवाह।
भारत में नेशनल हाईवे NH 44 की लंबाई श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 4110 किलोमीटर है। भारत बांग्लादेश का बॉर्डर भी करीब इतना ही लंबा 4096 किलोमीटर है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर जंगल, पहाड़ और नदियों के बीच से गुजरता है। बांग्लादेशी घुसपैठियों का आना भारत के लिए सीमा पर सबसे गंभीर खतरा है, सुरक्षा के लिए बन सकते हैं खतरा। ये अवैध प्रवासी भारत की अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन रहे हैं। और ये बॉर्डर के इलाकों में तो बस ही चुके हैं, बल्कि उत्तर पूर्वी राज्यों के अलावा दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर समेत देश भर के लगभग हर राज्य तक पहुंच चुके हैं। ऐसे लोगों का सिलीगुड़ी कॉरिडोर में बसना देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। घरेलू राजनीति पर 2003-4 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश घुसपैठियों देश में 25 लोकसभा सीटों और 120 विधानसभा सीटों पर प्रभावी भूमिका में है। 2003 तक दिल्ली में 6 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए भारतीय पहचान पत्र हासिल कर चुके थे। लगभग आप देखिए यह स्थिति देश के अन्य निर्वाचन क्षेत्रों की में हो सकती है। अनुमान है कि अभी 3 से 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं। इनमें से कुछ गैर कानूनी गतिविधियों में भी सक्रिय हो रहे हैं। कट्टरपंथियों की भूमिका देखा जाता है कि कट्टरपंथियों के सत्ता में आने पर बांग्लादेश से अतीत में घुसपैठ बढ़ी है। 2001 में कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी जैसे दलों के सहयोग से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP सत्ता में आई तो भारत में घुसपैठ और आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं। उस समय बांग्लादेश में आप देखिए आतंकी ट्रेनिंग कैंप तेजी से बढ़ने लगे थे और ISI की साजिश। तो 2002 में कोलकाता में कई ISI एजेंटों की गिरफ्तारी हुई जो बांग्लादेश सीमा पर पार कर भारत आए थे। तब भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने संसद में कहा था कि ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन ISI का नर्व सेंटर है जो भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में लिप्त है। आतंकियों की सक्रियता तो अक्टूबर 2002 में BNS ने बांग्लादेश में चल रहे 99 आतंकी ट्रेनिंग कैंपों की लिस्ट बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को सौंपी थी। 2002 में बांग्लादेश में अलकायदा, रोहिंग्या और कट्टरपंथी ताकतों के नेक्सस की रिपोर्ट भी मिली थी। यह नेक्सस अमेरिका के अफगानिस्तान में एक्शन के बाद और मजबूत हुआ था। अब अल कायदा के 150 आतंकियों ने बांग्लादेश में शरण ली। सबसे खतरनाक बात यह थी कि इन्हें बांग्लादेश में प्रशासन सेना का समर्थन मिला। घुसपैठ में बढ़ोतरी करीब 25 साल पहले वर्ष 2000 में भारत की गृह सचिव माधव गोडबोले ने भारत सरकार को एक बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें वहां कहा गया था कि करीब 1.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि सालाना 3 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी अवैध तरीके से घुस रहे हैं। एग्जिट क्या संख्या है इनकी अभी तक पता नहीं है। AK सिन्हा की चेतावनी असम के गवर्नर रहे AK सिन्हा ने 1998 में भारत के राष्ट्रपति को सौंपी एक रिपोर्ट में लिखा था कि जिस तेजी से अवैध बांग्लादेशियों की संख्या बढ़ रही है, एक समय ऐसा आ सकता है कि जब ब्रिगेडेटर बांग्लादेश की मांग करने लगे। और सिन्हा ने इस समस्या की राजनीतिक, सामाजिक और भौगोलिक खतरों को भी आग्रह किया था। बिचौलिए बनाते हैं घुसपैठ आसान है, यहाँ प्रशासन की सक्रियता जरूरी है। 2023 में करीब 16 लाख बांग्लादेशी वीजा लेकर भारत आए। इनमें से कितने वापस गए और कितने पासपोर्ट फाड़ कर गायब हो गए, इसे लेकर पूरे देश में आइडेंटिफिकेशन ड्राइव चलाने की जरूरत है। सभी राज्य सरकारों, खासतौर पर बॉर्डर से सटे राज्यों की पुलिस और जिला प्रशासन को घुसपैठ को पकड़ने, उनके फर्जी पहचान बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बॉर्डर गाइडलाइन की समीक्षा जरूरी है। 1974 में जब भारत बांग्लादेश बॉर्डर गाइडलाइन बनी तब बांग्लादेश में माहौल बिल्कुल अलग था। तब शायद भारत को भी अंदाजा नहीं था कि बांग्लादेश के भारत के खिलाफ आज की तरह माहौल होगा। लिहाजा अब भारत बांग्लादेश बॉर्डर गाइडलाइन की समीक्षा की जरूरत है। और देख रहे हैं घुसपैठियों का अघोषित आक्रमण ये माना जा रहा है। बांग्लादेश से भारत में दशकों से घुसपैठ जारी। देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या करोड़ों में है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का प्रभाव बढ़ रहा है। ऐसे में ये घुसपैठिए कभी भी देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। समस्या पर गंभीर नहीं राजनीतिक दल। बांग्लादेश से घुसपैठ की समस्या को नियंत्रित करना अकेले सुरक्षा बलों के सहारे संभव नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि देश के सभी राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय सुरक्षा को महत्व दें। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बताया करिएगा। बीते वित्त वर्ष में स्नैपडील का घाटा कम हुआ है। खपत बढ़ाने के लिए ईंधन पर उत्पाद शुल्क घटे। उद्योग संगठन CII ने बजट सुझाव में कहा है कि महंगाई को बढ़ावा देती है ईंधन की ज्यादा कीमतें। और 20 लाख रुपए वित्तीय वर्ष तक की व्यक्तिगत आय के लिए सीमांत दरों को कम किया जाए। कम आय वाले समूहों को लक्षित करते हुए उपभोग वाउचर शुरू करने का सुझाव दिया गया।
अन्य सुझाव है, मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी को 267 रुपये से बढ़ाकर 275 रुपये करने की सिफारिश है की गई। उद्योग निकाय का मानना है कि इससे सरकार पर 42,000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। पीएम किसान योजना के तहत वार्षिक भुगतान को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये किया गया जाए। अगर योजना के तहत 10 करोड़ लाभार्थियों को माना जाए तो इससे सरकार पर 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत मकान बनाने के लिए मिलने वाली राशि में भी वृद्धि की मांग की गई है। संगठन का कहना है कि योजना की शुरुआत से राशि में किसी तरह की वृद्धि नहीं की गई है। चालू वित्त वर्ष में 6.5 से 6.8% की दर से बढ़ेगी आर्थिक। डिलाइट कह रहा है पीवीसी पेस्ट रेजिंग आयात पर लगे डंपिंग रोधी शुल्क। इस दुर्लभ खनिज के 11 ब्लॉकों की नीलामी रद्द हुई। एक 6 कंपनियों का पूंजीकरण 86,847 करोड़ रुपए बढ़ा है। निजी बैंकों में चोरी छोड़ने की ऊंची दरें चिंताजनक हैं। आरबीआई कह रहा है केंद्रीय बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कर्मचारियों की नौकरी बदलने की दर लगभग 25% तक पहुंची है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नवंबर में भारत का ऑस्ट्रेलिया को निर्यात 64% बढ़ा है। 2024 के दौरान 13 स्टार्टअप ने आईपीओ से 29,200 करोड़ जुटाए हैं। भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से बढ़ रहा है, साथ ही इस श्रेणी की कंपनियों की साख भी बढ़ रही है। इसका संकेत शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने वाली कंपनियों की बढ़ती संख्या से है। एक्सचेंज डाटा के अनुसार इस वर्ष 13 स्टार्टअप्स कंपनियों आरंभिक सार्वजनिक निगम लेकर आई हैं और 29,200 करोड़ रुपए जुटाए हैं। 14,574 करोड़ रुपए स्टार्टअप प्रमोटर्स ने जुटाए। शेयरों की बिक्री से 14,672 करोड़ की नए शेयर बिक्री का स्टार्टअप ने इस वर्ष किया है। और इनके आईपीओ आए 2024 के दौरान जो कंपनियां आईपीओ लेकर आई उनमें टीएसी सिक्योरिटी, कॉमर्स, मूवीक्विक, टीवीओ टेक, एक्सको और ट्रस्ट फिनटेक, फर्स्ट क्राई, मैनहुड, एवाफिस, स्विगी, डिजिट इंश्योरेंस, ब्लैकबक, ओला इलेक्ट्रिक शामिल हैं। इसमें 2024 में डॉलर की तुलना में 3% रुपया गिरा है। अब देखिए बजट की बात करें तो बजट आने वाला है। अब देखिए संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई अनुच्छेद 112 में। ठीक है, यूनियन कार्बाइड के 337 टन जहरीले कचरे को नष्ट करने का काम शुरू हुआ है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी में राम की कंपनी के कर्मचारी की पैकेजिंग में जुटे अधिकारी बोले 2 जनवरी के पहले कर दिया जाएगा निष्पादन। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद भी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मौजूद 337 टन जहरीला बचा हुआ है ना, उसी की बात हुई। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? चलिए आप लोग बताइए, डेट बताइए। इसमें कौन सी वो गैस थी उसके बारे में बताइए आप। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। मस्क के बाद H1 वीजा के समर्थन में उतरे ट्रंप। विदेशी प्रोफेशनलों के लिए अमेरिका H1 वीजा को लेकर टेस्ला की सीईओ एलन मस्क का कहना है कि वह युद्ध स्तर पर हमेशा इसके पक्ष में रहेंगे, तो काम करने वालों को मौका मिलेगा। अजरबैजानी विमान को रूस ने धोखे में मार गिराया। अली कह रहे हैं देखिए चल रहे हैं, दुनिया में बड़ी शांति चल ही रही है। ये रूस है, यूक्रेन है, ये चाइना है, भारत है, ये दक्षिण कोरिया आपको देखने को मिल रहा है, जापान है, यहाँ ईरान है, ये सीरिया है, इराक है, यहाँ इजराइल देखने को मिल जाएगा, ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर, यहाँ ये अरब सागर है। रूस मध्यम दूरी वाली मिसाइलों की तैनाती पर लगी एक तरफा रोक हटाए। रूसी विदेश मंत्री ने कहा अमेरिका ने दुनिया भर में ऐसे हथियार तैनात किए हैं। रूस ने यूक्रेन पर नई मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी ना। मस्क के जर्मनी की दक्षिणपंथी पार्टी के समर्थन से हंगामा चल रहा है। दुनिया ने सार्वजनिक किया दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप चाइना ने। ये हमारा पड़ोसी है, देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। सरकारी मीडिया ने बताया कि हाई स्पीड बुलेट ट्रेन CR 450 प्रोटोटाइप की परीक्षण गति यानी 450 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई है, देख लीजिए। और यह वर्तमान में सेवारा CR 400 फक्सिंग हाई स्पीड रेल से काफी तेज है, जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है।
12वीं की छात्रा ने दुनिया की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर फतह की है। मुंबई के नौसैनिक स्कूल की छात्रा काव्या कार्तिकेयन ने रचा इतिहास है। और इस उपलब्धि के लिए नौसेना काव्या उनके पिता को दी बधाई। नौसेना इसमें आप देखते हैं कि अफ्रीका माउंट किलिमंजारो, यूरोप में माउंट एल्बस, ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोसियासजिकी को, और दक्षिण अमेरिका की माउंट एकानकागुआ और गुआ। ये आप देखिए उत्तरी अमेरिका की माउंट डेनाली, एशिया की माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है इन्होंने। देख लीजिए। विच्छेद समझौता, महिला को किन्नर के साथ बांटना पड़ा। पति महीने में 20 दिन पत्नी के साथ, 10 दिन रहेगा किन्नर के साथ। कई वर्षों से किन्नर संग रिश्ते में था व्यक्ति। 2 साल पहले हुई थी शादी। गजब उत्तर प्रदेश की घटना है। आजकल पारिवारिक मामले भी खूब आ रहे हैं। एक खेल से जुड़ी खबरें हैं, देख सकते हैं। क्रिकेट को तो आप लोग पसंद करते होंगे, तो काफी देखते होंगे। WTC फाइनल में पहुंचा दक्षिण अफ्रीका विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में। कलिंगा स्टेडियम के एथलीट ट्रैक पर वाहन ले जाने पर विवाद हो रहा है। किंग्स कप में तीसरे स्थान पर रहे लक्ष्य सेन, भारत के है ना। इंटरनेशनल किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन की बात हो रही है। अर्शदीप मंधाना ICC पुरस्कार के लिए नामांकित हुए। मालदीव के विरुद्ध मैत्री मैच के लिए फुटबॉल टीम घोषित की गई। भारतीय महिला फुटबॉल टीम की बात हो रही है। सिनर मामले में अंधेरे में रखा गया। नोवाक कह रहे हैं दुनिया पूर्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है। ये आप देखिए, भारत की 37 वर्षीय ग्रैंड मास्टर ने दूसरी बार जीता खिताब। पुरुष में रूस के मोर्जिन बने चैंपियन। कुनेरू हम्पी ने विश्व रैपिड शतरंज खिताब जीता है ना, उसी की। आशी चौकसी बनी राष्ट्रीय चैंपियन। स्थानीय खिलाड़ी आशी चौकसी ने अपनी पहली राष्ट्रीय खिताबी जीत दर्ज की और 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता की महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में फाइनल में पंजाब की अंजुम मुदगिल को हराया है। ये हरियाणा स्टीलर्स पहली बार बना PKL चैंपियन। प्रो कबड्डी लीग की बात हो रही है। ये खबरें देखना हुआ कि तो देख सकते हैं आप लोग। PDF इसकी एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां डाल दी जाती है। 400 से अधिक किताबों के लेखक एक अनुवादक SN खंडेलवाल नहीं रहे हैं। करीब 80 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ लगभग 10 महीने से आश्रम में रह रहे थे। उन्होंने तंत्र पर करीब 300 किताबें लिखी हैं, देख रहे हैं। खंडेलवाल ने गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उड़िया, बंगला, असमी भाषा में लिखी। इनका जन्म 11 जून 1940 में काशी में हुआ था। यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। 14 गणराज्यों को रूस में मिलाकर सोवियत संघ की स्थापना हुई। 1922 में आज ही व्लादिमीर लेनिन ने रूस के आसपास 14 गणराज्यों को मिलाकर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन USSR की स्थापना की। जार की तानाशाही के बाद इसे लोकतंत्र की स्थापना के उठाया गया कदम माना गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट विलियर में फहराया आजादी का झंडा। 1943 में आज ही के दिन प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट विलियर में पहली बार भारतीय ध्वज फहराया था। ऐसा पोर्ट विलियर को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र घोषित करने के लिए किया गया। जापान ने कब्जा कर इसे नेताजी को सौंप दिया था। ये साहित्य का नोबेल पाने वाले अंग्रेजी के पहले लेखक हैं किपलिंग। ये ब्रिटिश लेखक रूडयार्ड किपलिंग का जन्म 1865 में आज ही मुंबई में हुआ था। 6 साल की उम्र में पढ़ाई करने इंग्लैंड गए और 1882 में भारत लौटकर पत्रकार बन गए और साथ में लघु कहानियां भी लिखने लगे। 1894 में कहानी संग्रह द जंगल बुक ने उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया। पुस्तक में मोंगली का किरदार उन्होंने 1831 में मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में मिले एक बच्चे को ध्यान में रखकर किया गया था। 1907 में किपलिंग साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले अंग्रेजों के पहले लेखक बने। अंग्रेजी की 18 जनवरी 1936 को लंदन में किपलिंग का निधन हो गया था। हर 5 में से एक महिला होती है ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकार। सर्वे में 600 से अधिक वयस्कों ने ऑनलाइन गोपनीयता सुरक्षा उपायों के बारे में पूछा गया, जिसमें आधी महिलाएं आधे पुरुष थे। महिलाओं के इंटरनेट पर सुरक्षित रहने के तरीके बताए। इसमें इंटरनेट को बना सकते हैं सुरक्षित। काफी महिलाएं डिजिटल सुरक्षा के ऑनलाइन स्रोत से
अनजाने। साइबर सुरक्षा की सलाह का बड़े पैमाने पर प्रसार जरूरी है। महिलाओं लड़कियों में जरूरी कौशल का विकास हो। ऑनलाइन सलाह को अधिक सरल रूप में पेश करना। दूर ही रहिए भैया। सेप्सिस से फेफड़ों की चोट को लेकर उम्मीद की किरण बनी ओजोन थेरेपी। शोधकर्ता मान रहे हैं लीवर संबंधी बीमारी को दूर करने के लिए करना होगा व्यायाम। अनुसंधान कह रहा है व्यायाम तो करते रहा करिएगा। साइबर अपराधी ने किया कॉल, कुत्ते से की बातचीत, कुत्ते ने की बात। गजब है। अपने ही भारत की बात है। आजकल साइबर फ्रॉड भी खूब हो रहे हैं। टी बैग वाली चाय की चुस्की हो सकती है जानलेवा। ये अगर आप भी टी बैग से चाय पीने के आदी हैं तो सावधान हो जाएं। द ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना के विज्ञानी ने चेतावनी दी है कि एक टी बैग आपके शरीर में अरबों खतरनाक माइक्रोप्लास्टिक छोड़ सकती है। केमोस्फीयर में प्रकाशित इस अध्ययन में बाजार में उपलब्ध 3 प्रकार की टी बैग की जांच के आधार पर शोधकर्ताओं ने यह चौंकाने वाली जानकारी दी है। तो एक बात और आपको बता दूं, कहा जा रहा है कि ये कैंसर के लिए जिम्मेदार है। कड़े नियमों की तत्काल आवश्यकता बताई जा रही है। मैं आप लोगों से पहले भी बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, कोशिश करिए कि घर का ही खाना खाइए, घर में ही चाय बनाइए। और बाहर की दुनिया बहुत बेकार हो चुकी है, शुद्ध नहीं मिल रहा है। बीमारी की सबसे बड़ी वजह अगर आपको ये कहिए तो खान पान ही है। टी बैग आमतौर पर नायलॉन और प्रोपाइलिन और सेल्यूलोज जैसे तत्वों से बने होते हैं जो गर्म पानी के डालने के बाद अरबों माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक छोड़ते हैं। प्रयोग के लिए शोधकर्ताओं के ने तीनों प्रकार के 300 टी बैग अलग अलग 95 डिग्री सेल्सियस पर 600 मिलीग्राम पानी वाले 1 लीटर के पात्र में डाला। टीम ने पाया कि तीनों प्रकार में पानी में भरी मात्रा में नैनो आकार के कण छोड़े। विज्ञानियों ने पॉलीप्रोपिलीन टी बैग का सबसे अधिक खतरनाक पाया और इसने आप देखिए प्रति मिलीलीटर चाय में लगभग 1.2 अरब कण उत्सर्जित किए, जिनका औसत आकार 136.7 नैनोमीटर था। नायलॉन टी बैग ने प्रति मिलीमीटर आप देखिए 8.18 मिलियन कण छोड़े, जिसका औसत आकार आप देखिए 13.8 नैनोमीटर था। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें थी उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।